अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब अहमद। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। आबने हॉर्मज़ की बंदिश, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 6% तक बढ़ गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल $89 तक पहुंच गया। ब्रिटिश ब्रेंट की 5% इजाफे से $95 पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में फिर मंदी के साए, 1742 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। दौरान ट्रेडिंग 4700 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी भी रिकॉर्ड की गई। और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शरह 25% हो। कॉर्पोरेट टैक्स को 28% तक कम करके मरहलावार 25% पर लाया जाए। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा, हुकूमत को नए बजट के लिए तजावीज इरसाल। और अब कुछ जिक्र गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत $278.91 पर आ गई है। जबकि यूरो के हवाले से आपको बताएं, ये 65 पैसे सस्ता हुआ है। पर बरतानवी पाउंड की कदर में भी 57 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत $376.51 पर आ गई है। इसके साथ साथ गोल्ड की मार्केट भी देखें तो मुल्क में सोने की कीमत में एक दिन के बाद फिर कमी हुई है। फी तोला $4900 सस्ता हुआ। कीमत $5,01,162 हो गई है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी $4200 हम देख रहे हैं कि कीमत की कम हुई है। इंटरनेशनल मार्केट का भी जिक्र करें तो ये $49 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद कीमत $4788 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। अमरीका ईरान जंग ने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है। इस्तेहकाम की जानिब गामजन इकॉनमी को अपनी बका का मसला दरपेश हो गया है। मुश्किलात को देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सामना हमें करना पड़ रहा है। फिर LNG की सप्लाई मुतासर होने से लोड शेडिंग का भी जिन बेकाबू हो चुका है। बढ़ती हुई कीमतों के बायस इंपोर्ट बिल में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फिर मार्च में ही एक्सपोर्ट में 14% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी जारी हैं। ईरान ने आबने हॉर्मुज़ को खोला, फिर अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाकर फिर बंद कर दिया। हतमी मुआहदा होने की सूरत में ईरान से पाबंदियां उठने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान जहां तजारत बढ़ेगी, वहीं पर सबसे ज्यादा नजरें गैस पाइपलाइन पर होंगी, यानी कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिशें होंगी कि इस मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि सस्ती गैस और तेल मिल सके, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। आज मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साबिक मुशीर और माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। उन दोनों को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। हफीज साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगा। अब ईरान जंग की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने ग्लोबल इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपॉर्चुनिटीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि जो फ्यूल इंपोर्ट है उस पर हम हर साल अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं। फिर ईरान बंदी अगर उठ जाती है, जैसे कि खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और अब ये देखा जा रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, तो हमें गैस पाइपलाइन पर फौरी काम करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सिर्फ वो हमारे लिए ज़रूरी बन चुकी है, उसकी वजह ये है कि काफ़ी अरसे से ईरान ने तो कम से कम वो पाइपलाइन को तो हमारे बॉर्डर तक पहुंचा दिया था। हम चूंकि सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पर, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए पूरे तौर पर। अगर एग्रीमेंट हो जाता है अमेरिका और ईरान में, और ईरान पे जो इस वक्त सख्ती लगाई गई है वो हटाई जाती है, तो यकीनन पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में ये है कि हम फ़ौरन अपना कनेक्शन करवा लें और गैस की कीमत वहाँ से आने में काफ़ी कमी होगी और उससे हमें बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। साथ साथ हमें तेल भी ईरान से बरामद कर लेना चाहिए, इसलिए कि राइट नेक्स्ट टू हमारे मुल्क है ईरान, और ईरान की जो तेल की कीमत होगी वो कुछ कम यकीनन होगी और उससे भी हमें बिल्कुल हफीज साहब, ये बड़ी अच्छी ऑप्शंस होंगी हमारे लिए। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल इस वक्त क्या है। अब इस पर हमने स्लो प्रोग्रेस देखी, लेकिन वो स्लो प्रोग्रेस क्यों है? क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स आपको लगते हैं इसके पीछे? वो ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑन ईरान। इंशाल्लाह हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। एक दफ़ा सलाह हो जाए और पीस कायम हो जाए मिडल ईस्ट में, तो वी शुड इमीडिएटली प्रोसीड गैस पाइपलाइन के
ठीक है, खाकान नजीब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, मैं आपसे यहीं से करूंगा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से अभी कुछ खबरें आई हैं, सूरत-ए-हाल मुसलसल बदल रही है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। अगर हम सबसे पहले आपने हॉर्मुज़ को भी देखें तो ग्लोबल इकॉनमीज़ बुरी तरह मुतासर हुई उसकी बंदिश की वजह से। अब 50 दिनों की ये जंग, जिससे पाकिस्तान पर भी हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा है, हमारा इम्पोर्ट बिल और तजारती खसारा किस हद तक बढ़ सकता है अगर सूरत-ए-हाल ऐसी रहती है? शाहजेब, हमें याद रखना है कि 1973 के बाद ये सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ऑयल शॉक है जो दुनिया ने देखा है। 20% पिछले 1.5 माह से जो तेल है वो शॉर्ट हो गया है दुनिया में। 22% के करीब LNG शॉर्ट हो गई है दुनिया में। इससे ग्लोबल ग्रोथ, यानी कि अगर 3.2% इन्विजिज की जा रही थी एट $65 ऑन द एवरेज तेल 2026 का लेके, अगर तेल अब 85 या 90 का लिया जाए तो ऑब्वियसली ये जो ग्लोबल ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है ये ड्रॉप कर गया है फ्रॉम 3.2%, और अब हम समझते हैं कि 2.5-3% पे आएगी और इन्फ्लेशन दुनिया की बढ़ेगी। एक तो ये बात। आज सुबह जब ग्लोबल मार्केट्स खुली, मैं आई वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग इफ आई एम इन पाकिस्तान, बिकॉज मैं देखता हूँ जापान केम गुड, एशिया केम गुड, बिकॉज उम्मीद यही थी कि जब आज एशिया की तो दे वर अ बिट मोर होपफुल, बिकॉज जब फ्राइडे को क्लोज हुआ था यूएस, तो वो अच्छे लेवल्स पे क्लोज हुई थी मार्केट्स। अच्छा, जब जापान खुला, एशिया खुला, सो दे वर डूइंग ऑल राइट। और फिर ऑयल की प्राइस राइज हुई जरूर। इस वक्त 5% तेल जो है, जो फ्राइडे की क्लोज है उससे बढ़ा हुआ दिखाई दिया। जो ब्रेंट और WTI की प्राइस ट्रेड होती है, दिस इज पेपर मार्केट ऑफ कोर्स, हमें याद रखना चाहिए। जो एक्चुअल दुबई प्लैट्स होता है या हम जो लेते हैं वो इससे डिफरेंट होता है। $88 के करीब इस वक्त जो तेल है वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अब जो दो मैंने जिक्र किए, ये दोनों पाकिस्तान पे इम्पैक्ट करेंगे। पाकिस्तान की हम इन्विजिज अगर कर रहे थे 4% ग्रोथ, depending on how agriculture behaves, depending on how this war lasts, the time period, that becomes very important. Oil, of course, पाकिस्तान में भी सप्लाई में भी थोड़ी सी कबाहत रहेगी, और प्राइसेस तो आपके सामने ही हैं। सो एनर्जी प्राइस पास थ्रू होगा। इन्फ्लेशन, पहला इंपैक्ट आपने देखा, क्या देखा कि ऑयल की कीमत ज्यादा हुई, दैट्स इंपैक्ट नंबर 1। नंबर 2, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं इसको, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। जो जुमे का इंडेक्स आया है वो 12% कीमतें बढ़ी हैं इस हफ्ते में कंपेयर टू 2025 के इसी हफ्ते में। अच्छा, ये वो 51 अशियाए खुर्तोनोश हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घर वाले इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, इसमें एग्रीकल्चर, फूड सब कुछ शामिल है। सो एक तो आपने ये इम्पैक्ट देख लिया। तीसरा इम्पैक्ट आप ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रिमिटेंसेस हैं वो अभी तक तो ठीक हैं। उम्मीद ये आप कर सकते हैं कि 60 लाख पाकिस्तानी अगर गल्फ में काम करता है तो दिस कैन स्ट्रक्चरली चेंज। और आखिर में एक और इम्पैक्ट आपने देखा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में आपसे किसी ने $2 अरब वापस मांग लिए, और आपको फिर जाकर वो 2 अरब कहीं और से लेने पड़े, सऊदी अरेबिया से लेने पड़े। 2 अरब एक मांगे हैं, 0.5 बिलियन एक मांगा है, सो 2.5 अरब ये है UAE का, $1 अरब और ड्यू है। आपको 500 मिलियन यूरो बोर्ड प्राइवेटली एक तरह से उन्होंने मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को यूज किया है और एक प्राइवेट प्लेसमेंट करवाई है $500 मिलियन की, जो 7% पे करानी। ये सब इंपैक्ट्स आपको ऑलरेडी एक उस इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरली कमजोर है पर IMF की वजह से मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, नजर आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक आखिरी बात कि इसकी बेस्ट प्रिपरेशन जो है ना, जो शॉक अब्जॉर्बर था पाकिस्तान का, वो शायद हमने मार्च के माह में उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। वो थी डिमांड डिस्ट्रक्शन। कीमत बढ़ाते रहते 10-10, 20-20 रुपए करके, और सिग्नल ये करते कि जुमे की छुट्टी नहीं है, अपना तर्जे अमल बदलिए और इसको समझिए कि इतना बड़ा शॉक है। इसी तरह कॉर्पोरेट लीडर्स को सामने आना चाहिए। शाहजेब, आप मुझे बताएं, एक कॉर्पोरेट लीडर ने आकर ये नहीं कहा कि हमने अपना तर्ज अमल कैसे बदला, मैन्युफैक्चरिंग में हमने तो लीडरशिप इज नॉट अबाउट ओनली पब्लिक सेक्टर लीडरशिप, इट इज ऑल्सो अबाउट थॉट लीडरशिप, प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप। तो मैं तो कंसिस्टेंट यही कह रहा हूं कि जिन ममालिक, 2 और ममालिक है जिनको मैं एडवाइस करता हूं, मैं उनको भी यही कहता हूं, डिमांड डिस्ट्रक्शन बिकॉज यू आर एन ऑयल इंपोर्टर। आखिरी, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, जापान, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ये ऑयल इंपोर्टर्स हैं। नेट एनर्जी एक्सपोर्टर अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, रशिया है और नॉर्वे है। इनको छोड़ के सबको अपनी
तर्ज़े जिंदगी डिमांड डिस्ट्रक्शन से बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, तर्ज़े ज़िंदगी होगा। फिर एक तरफ जो इम्पैक्ट्स में आपने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ फिर ज़ाहिर है मुसलसल बढ़ती जाएगी, सूरत हाल ऐसी रही। या आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और हम रेमिटेंसेस पर रिलाई नहीं कर सकते। हफीज़ पाशा साहब, अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें और हम देखें कि इस पूरी वॉर में हमने एक चीज़ और भी नोट की है, और वो ये है कि US डॉलर पर जो इन्हिसार है वो कम होता हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि खबरें भी बहुत सारी ऐसी सामने आई, जैसा कि चीनी युआन मुतबादिल के तौर पर उभरता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन अब बार्टर ट्रेड जैसे जो तरीके हैं उस पर भी बात हो रही है। क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको लगता है ईरान के साथ ट्रेड के लिए? ये इसमें मुंतज़िर है कि ईरान की करेंसी की क्या स्टेटस होती है। इस वक्त तो तकरीबन ट्रांजैक्शंस इस बड़े मुश्किल से हो रहे हैं, और ईरान की अपनी खुद ख्वाहिश कुछ ये है कि चाइनीज़ करेंसी की तरफ ट्रांजैक्शंस हो। तो उन्होंने एक इंडिकेशन ये भी दिया है कि अगर कोई जहाज़ हार्मुज़ स्ट्रेट से जाना चाहता है तो उसके जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर्स के बजाय चाइनीज़ युआन में होने चाहिए। तो अब एक नया डेवलपमेंट पैदा हो रहा है दुनिया में कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी थी, और उसके नतीजे में अमेरिका ने बेशुमार बजट डेफिसिट्स वगैरह किए और सारी दुनिया उन्हें उठाते रहे। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बैलेंस है डॉलर्स का दुनिया में वो चाइना के पास है। अब वक्त आ गया है कि एक सरप्लस मुल्क जो जेन्युइनली सरप्लस है उसकी करेंसी इस्तेमाल की जाए, और वो है चाइनीज़। अच्छा हफीज़ पाशा साहब, एक स्टडी भी हम देख रहे हैं, एक रिसर्च भी हम देख रहे हैं IPRI की, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2030 तक जो LNG की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है वो 1900 MMCFD तक पहुंच सकती है। हमने जो पाकिस्तान ईरान की पाइपलाइन का भी अभी कुछ देर पहले जिक्र किया, खाका नजीब साहब भी इसकी बात कर रहे थे, जो हमारे इंपोर्ट बर्डन को कम कर सकती है अगर हम इस पाइपलाइन की बात करते हैं। कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। फिर हमने इन दिनों एनर्जी इशूज़ भी बहुत ज़्यादा नोट किए हैं पाकिस्तान के, खासतौर पर कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो हुकूमत को फौरी हल करने के लिए इस वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, आपको लगता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो पॉलिसी में हमें एम्फेसिस देना चाहिए और वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें दो मेजर सोर्सेज हैं। पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बहुत है, और हमारे 2 डैम जो हैं ख़ास तौर पे तरबेला और ये दूसरे डैम जो हैं उन्होंने बड़ा फ़र्क किया है, मंगला डैम। अब ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डैम्स के, उनको तेज़ रफ्तार करें। और ये इसलिए भी ज़रूरत हो गया है, हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी से निकल के भाग गए हैं, तो इसलिए वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें वाटर रिसोर्सेज को टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर बट आल्सो फॉर इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो है, अब उसमें माशाल्लाह हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया सोलर एनर्जी में, और आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद होता है। ये बहुत अच्छी कामयाबी है, इससे बोझ कम हुआ है इंपोर्ट का। और अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सोलर एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ज़्यादा कायम हों, ताकि इंपोर्ट की इतनी ज़रूरत ना पड़े हमें फ्यूल की। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को रिन्यूएबल एंड हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। बिल्कुल, सोलर से बहुत बड़ी सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट को इस एनर्जी क्राइसिस में हमें मुकाबला करने में। हमारे साथ रहिए हमारे मेहमान, हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। खाकान साहब, हमारे एनर्जी के बहुत सारे मसाइल हैं, हम ऑयल की इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, LNG मंगवाते हैं, अमेरिका ईरान बातचीत भी हो रही है। अगर ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे लिए इससे फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाएगा? हम ईरान से सस्ता तेल भी ले सकते हैं, फिर गैस पाइपलाइन भी अपनी मुकम्मल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। सो कोविड 2 में से गुजर रहे हैं, मतलब दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इतना बड़ा ऑयल शॉक है, बट ये कोविड 2 है। अब ये तो समझ आ गई है ना कि कुछ बफर्स के बगैर मुल्क को नहीं चला सकते। हम तो 15 साल से यही बात लिख रहे हैं। आपका फॉरेन एक्सचेंज बफर है, एनर्जी का बफर है, और तीसरा फूड का बफर है। इसके बगैर मुल्क को नहीं चला सकते। ये तीनों में पाकिस्तान कमजोर है। एनर्जी की बात कर लेते हैं। असल प्रॉब्लम तो एनर्जी की इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग है ना। LNG पहले नहीं लेनी थी,
लोकल को रैंप अप करना था, लोकल को कम किया क्योंकि एनर्जी आ रही थी एलएनजी की सूरत में, उससे जान छुड़ा रहे थे। जब वो निकल गई तो जो 350 MMCFD ऐड करनी थी उसमें थोड़ा सा डिले हुआ, इंडेंट्स में डिले हुआ। तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में भी आपने देखा कि जैसे ही पानी के इंडेंट्स हमने बढ़ाए, ये ठीक चीज हो गई। रीगैसिफिकेशन, हम जितना मर्जी एलएनजी टर्मिनल्स की बात करें, रीगैसिफिकेशन की ज्यादा कैपेसिटी चाहिए। साउथ टू नॉर्थ एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ, 2450 मेगावाट बिजली 15 रुपए पे कोल और न्यूक्लियर में पड़ी हुई है, पर साउथ से नॉर्थ नहीं कैरी करते। इससे पता क्या चलता है, एनर्जी यार देखिए, मैं बार बार समझाता हूँ सारी बात। मैं बिजनेस कम्युनिटी भी आती है पाकिस्तान की, वो आके एक ही बात, कीमत घटा दें। यार कीमत का तो मसला ही नहीं है, मसला ये है कि आप जब तक एक प्रोफेशनल सेटअप में एनर्जी की जो एफिशिएंसीज हैं उनको पॉलिसी साजी में ठीक नहीं करेंगे, इंटीग्रेटेड एनर्जी रेगुलेटरी प्लानिंग थ्रू नेप्रा एंड ओगरा एज वन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली रन नहीं करेंगे, जब तक आप डिमांड फोरकास्टिंग ठीक नहीं कर पाएंगे, और आखिर में ये जो डिस्कोज और जेनकोज हैं इनको किसी तरह की एनर्जी मार्केट में कंपेटिटिव बिहेवियर में नहीं लाएंगे। ये हैं डीपर इश्यूज। अब ये तो बात समझ आ गई है कि 28 दिन के बफर के साथ जब हम गए थे, और मैंने कोविड में भी ये लिखा था कि पाकिस्तान को कोविड 1 से 60 से 90 दिन के एनर्जी के ज़खायर 25 करोड़ का मुल्क है, बना लेने चाहिए। और इंडिजनाइजेशन, थर कोल, पाकिस्तान की सूरज बियॉन्ड द 8 घंटे, उसका क्या मतलब है? एक सोडियम बैटरीज होती हैं, ये बड़ा इनोवेटिव सोल्यूशन है, और एक लिथियम आयन होती हैं। अब आपको 6 से 11 ही प्रॉब्लम आई है ना, उसको कैसे कवर करना है? फिर सुई गैस निकली, फिर आगे भी तो गैस निकालनी है ना, वो 4000 MMCFD से आधी हो गई है, और पेट्रोलियम के ये 5 साल में अगर मिक्स नहीं चेंज करें ना शाहजेब, wherever I am in the world, you interview me, I will give you exactly the same interview at 5:15, bang, कि यही करना है, और कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। आखिरी बात, एनर्जी टुडे इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। AI के सेंटर बनाने हैं तब भी, मैन्युफैक्चरिंग चलानी है तब भी, ट्यूबवेल चलाना है तब भी, प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है तब भी। दैट्स योर होल स्टोरी। बिल्कुल सही। हफीज पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, इस वक्त जो सूरत हाल बनती देख रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को ही फायदा उठाना होगा। देखना होगा कि जो हम कामयाब डिप्लोमेसी कर रहे हैं उसका हम कितना फायदा उठा रहे हैं। सरमायाकारी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लें। हम 9 माह के फिगर्स को अगर देखें FDI के, तो वो बहुत अच्छे नहीं है। हुकूमत को FDI बढ़ाने के लिए क्या इकदाम इस वक्त करने होंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे ये कहना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि दुबई में पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। कुछ अंदाज़ा ये है कि अभी तक जो रियल एस्टेट में ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है पाकिस्तान से, वो इंडिया के बाद नंबर 2 पे है, और तकरीबन $10 अरब। अब जबकि दुबई में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये पैसा जो हमारे मुल्क से गया था उसको वापस लाने की कोशिश की जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इंसेंटिव्स भी दिए जाएं, टैक्स रिलेटेड वगैरह, डिक्लेरेशन के तौर पर एमनेस्टी अगर मुनासिब समझें, तो पैसे लाने की कोशिश करनी चाहिए वापस। जो पैसा पाकिस्तान का था उससे बाहर नहीं जाना। हफीज साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं तो खलीजी ममालिक से जो पैसा है वो वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम रिफॉर्म्स करें, टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर करें, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए? बहुत ज़रूरी है, और इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनिशियली आप एमनेस्टी की बात करें, ताकि हम नहीं सवाल करेंगे। आप पाकिस्तान पैसा लाएं वापस, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं रेडिली, और उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, आपको टैक्स हॉलिडे वगैरह। तो पाकिस्तान को अब इस पे मूव करना चाहिए, इसलिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ वक्त लगेगा आने में अभी भी पाकिस्तान में, मगर ये एक मौका पैदा हुआ है जंग की वजह से कि पाकिस्तान का अपना पैसा काफ़ी हद तक हमें अपने मुल्क में वापस आ जाना चाहिए। हफीज साहब, जो पोजीशनिंग हम पाकिस्तान की देख रहे हैं, आप हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आने वाले सालों में? देखिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना जो होगा वो 2 चीज़ों पर मुनहसर है। एक तो ये कि हमारे बरामदात में वाज़ेह तौर पर इजाफा होना बहुत ज़रूरी है, वरना होता ये है कि जब हम तेज़ रफ्तारी करने की कोशिश करते हैं
तो हमारे दरामदाद इतने बढ़ जाते हैं कि हमें रोकना पड़ता है। ये काफ़ी मरतबा हो चुका है पिछले कुछ 10-15 साल में। तो लिहाजा टॉप प्रायोरिटी, एब्सोल्युटली टॉप प्रायोरिटी टू एक्सपोर्ट ग्रोथ। जिस तरह के इंसेंटिव्स बांग्लादेश, हिंदुस्तान वगैरह ने दिए हुए हैं, हमें भी देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो दूसरा हमें मेजर करना है, और वो ये है कि टैक्स के निज़ाम को फैलाएं, ब्रॉड बेस करें। इस वक्त हद से ज़्यादा बोझ आपने सनती शोबे पर और सैलरी क्लास पे डाला है। इसको फैलाना है। आपको ख़ास तौर पे रियल एस्टेट में जाना है, रिटेल ट्रेड पे जाना है, और एग्रीकल्चरल के बड़े बड़े ज़मींदारों की आमदनी पे जाना है। ये ब्रॉड बेसिंग करेंगे तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बेहतर होंगे और इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। सो द टू मेजर स्टेप्स, रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को सपोर्ट करना और टैक्स के निज़ाम को ब्रॉड बेस, टैक्स निज़ाम को हमें बेहतर करना होगा। खाकर नजीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और हम फिर से ज़रा FDI की बात कर लें। मैं आपका भी इसे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। अब मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट हमने रिसेंटली देखी, $10 अरब वाली, उसके बाद की उसकी वजाहत भी सामने आई। हम रोशन डिजिटल अकाउंट्स की बात भी करते हैं। खलीजी ममालिक का जो क्राइसिस अगर हम देखें तो वहाँ से सरमाए की पाकिस्तान मुंतकली का इम्कान अब ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ कह देने से तो ज़ाहिर है सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आ जाएगी, हमें टैक्स स्ट्रक्चर भी बेहतर करना होगा, जैसा कि हफीज़ पाशा साहब भी कह रहे हैं। Bankable projects is what we've been trying to do, right? Recordix से लेके agriculture, corporate farming तक, service industry तक, that's one way to do it. We can keep doing it. That's all right. पिछले 15 साल की पाकिस्तान की $1.5 से $2 अरब on the average FDI रही है. So let's note that number, right? इससे बड़ी नहीं है। हमने बहुत कुछ करके देखा, but this is where we are. So अब अगर हम ये कहें कि कराची को हब बनाना है ट्रांसशिपमेंट का, बिल्कुल ठीक बात है। पोर्ट कासिम और गवादर जो हैं, इनको हमें आगे लेकर चलना चाहिए। जो दुबई या मिडल ईस्ट आज बना है, यू नो, आई हैव ग्रोन अप इन कराची, मैं पढ़ा करता था, स्कूल मेरा कराची का था, तो हम यही देखना चाहते थे कि कराची वुड बी द दुबई, व्हाट दुबई ट्रांसशिपमेंट का हब। जब मिडल ईस्ट बंद हुआ तो आपको वो चीज़ें मिल गई। इसलिए अब आपने उसमें क्या काम करना है? सो लेट्स डू दैट वर्क। होलसेल मार्केट कैसे उधर ऑपरेट होनी है, आपने कैसे लॉजिस्टिक्स को ठीक करना है, ये सारा काम। रेगुलेटरी ईजिंग, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान बड़ा सेंट्रली प्लेस्ड है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को हमने बुरा लेके समझा। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ हमारा एक ऐसा हॉस्टाइल और कभी अफगानिस्तान के साथ लव एंड डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा है। सो इन दोनों को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। चाइना वेस्ट पे हमारे, मैं हमेशा पाकिस्तान का ये मैप है ना, तो उसका एक मैं ट्रेड मैप बनाता होता हूँ कि यू नो, यू स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड यू कम ऑल द वे टू पाकिस्तान, यू गो बैक टू द वेस्ट। सो इट्स ईरान एंड कार कंट्रीज, ऑल योर एक्सेस। ये तो खड़ी है ना हमारे पास। अगर आपने पूछा ईरान बेहतर हो जाता है, तो साथ साथ अगर ईरान के थ्रू ये रूट्स खुलते हैं, IP पाइपलाइन पे बात की जा सकती है। इससे सस्ती गैस नहीं मैं ढूंढ रहा, एक तो ये प्राइसिंग में सस्ती चीजें ढूंढना भी हमें मुल्क में छोड़ देना चाहिए, प्रॉपर प्राइसिंग से, बट कंटिन्यूअस गैस, यू नो, दैट इज व्हाट आवर फ्यूचर है, कंटिन्यूअस गैस। इसी तरह हमने बीफ मीट की एक कंसाइनमेंट भेजी है। ताशकंद ओपन है, कजाकिस्तान ओपन है, ताजिकिस्तान, मतलब यू नो, दे ऑल ओपन अप। सो एक ये रूट है। अब इसके लिए बनाई ना, मतलब मीट हाई क्वालिटी का बनाई, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। लाइव स्टॉक 12% है हमारी। बिल्कुल, अच्छा, ये करना होगा। थोड़ी सी वक्त की किल्लत भी है खाकान साहब। मैं यहाँ पर आपसे ये भी थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि जब हम इंडस्ट्रीज की भी बात कर रहे हैं ना, बार बार उनकी बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम वक्त के साथ साथ ये कहते रहे कि हम रीजनली कंपैरेटिव नहीं है, फिर उसके बाद हम ये क्राइसिस भी देख रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, LNG मुतासर होने से बिजली की हमारी जनरेशन हम नहीं कर पा रहे। ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मैं आपसे यही कमेंट चाहता हूं कि आप नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है, अब हुकूमत को उस पर ध्यान देना होगा? मैं तो समझता हूं कि सारा प्रॉब्लम ही ये है कि ऑल दीज आर गवर्नेंस इश्यूज, ऑल दीज आर प्रोफेशनल मैनेजमेंट इश्यूज। जब तक फैक्ट्स, रिसर्च, तहकीक, नंबर्स पे बेस्ड करके, मॉडलिंग करके ये सब कुछ नहीं बनाएंगे। आपने अभी एग्रीकल्चर का जिक्र किया, मैं कहता होता हूँ पाकिस्तान के मिसाइल जो है ना, बड़े मिनिस्क्यूल हैं, बड़े छोटे हैं, इनको हम सबको हल कर सकते हैं। फूड इंपोर्ट पहले 9 माह की पाकिस्तान की आई है $7 अरब की, और इसमें 15% इजाफा हुआ है। अब मुझे खुद बताइए कि पल्सेस, शुगर, ये सब इंपोर्ट करना है, और फूड एक्सपोर्ट में 34% घटौती हुई है राइस वेजिटेबल पे बेस करके। अब आप मुझे खुद बता दें कि एक ज़राई मुल्क में, 25 करोड़ के मुल्क में, अगर $7 अरब की इंपोर्ट मतलब 15% बढ़ गई है पिछले साल से, और एक्सपोर्ट मतलब गिर गई है, तो कैसे चलाना है?
इसका महवर जो है पैदावारी सलाहियत है, पर इसका महवर एनर्जी एफिशिएंसी भी है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। अब ये सब काम किए बगैर पाकिस्तान की जो फ्रिजिलिटीज हैं वो ठीक नहीं हो सकती। मतलब डोमेस्टिक मार्केट्स एग्रीकल्चर की भी बनानी है, एनर्जी की भी बनानी है, कंपटीशन भी क्रिएट करना है, रेगुलेटरी क्लीन अप भी करना है। आप पॉलिसी साजी की बात कर रहे हैं ना, टैक्स की सर्टेनिटी और टैक्स का मसावी निजाम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी, मतलब एग्रीकल्चर में ये सब काम भी करने हैं पर उसको टैक्स भी करना है। अब रिटेल और होलसेल को अगर नहीं करना चाहते, प्रॉपर्टी को लैंड टैक्स और कैपिटल गेन्स में मसावी तौर पे नहीं लाना चाहते, फिर तो सऊदी अरब से मांगे ही पैसे चलेंगे। अच्छा, अब ये सब काम करने के लिए आपको रियली स्केल अप करनी पड़ेगी पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी। दैट्स योर रियल इशू, बिकॉज हम बार बार जो पॉलिसी साजी करते हैं उसमें क्यों सुखम रह जाते हैं। इसलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर हम ये तमाम इकदाम नहीं उठाते खाकान नजीब साहब, तो ज़ाहिर है अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते। हमारे लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। खाकान नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। हफीज़ पाशा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने शो में वक्त दिया। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।